जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और मॉडल क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाता है कि फाइनल एग्जाम जो आप लोगों का होगा उसमें किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ना एक पैसेज, सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर आप लोगों का कभी कभी होता है कि मॉडल पेपर से जो है ना हूबहू आपको पैसेज वहाँ छप जाता है, तो इसलिए आपको पूरा ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पूरा ये पढ़ के जाना है, सिर्फ क्वेश्चन को माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया है कि सोलर, विंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेस। तो ये सब जितने भी है ये सब किसके एग्जाम्पल में आते हैं? रेन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स में आते हैं, नॉन रेन्यूएबल में आते हैं। तो ये सब रेन्यूएबल होता है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं ना। सोलर सिस्टम में जैसे सूर्य की रोशनी को कभी ख़त्म होने वाला चीज़ें नहीं है, हवा कभी ख़त्म होने वाला चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए ये सब क्या होता है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे। हमारा जो दूसरा सवाल है इसमें कह रहा है कि व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंड फायर फ्रॉम एंड आर फिनिट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब इसके कहने का है कि ऐसा आखिर कौन सा चीज़ है जिसको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है ना। व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम एंड आर फिनिट। ठीक है, तो ऐसे कौन से सोर्सेस हैं? तो यहाँ पर जो सोर्सेस है जिनको बनने में लाखों मिलियंस का लाखों वर्षों का समय लगता है, तो वो हो जाएगा आपका फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, किसको लग जाता है? फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फ्यूल। फ्यूल से आप पकड़ लोगे, लास्ट में क्या है? फ्यूल, ईंधन। बस में ईंधन में क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, है कि नहीं? तो ये सब हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है वायु का जो है हानिकारक जो है वो प्रदूषण करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा परसेंट में पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्या ये वायु को प्रदूषित करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या ये करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो होता है ना, ये वायु को प्रदूषित करता है। कौन करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित कर देगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि कह रहा है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसके कहने का मतलब है कि नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे लाभ बताना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो हो जाएगा आपका इट इज़ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये जो है इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होता है ना, वातावरण के इसका मतलब होता है अनुकूल। फ्रेंडली मतलब क्या है? आप फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। अनुकूल मतलब ये होता है, अनुकूल मतलब होता है पॉजिटिव। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वातावरण के अनुकूल। ठीक है, अनुकूल, ये वाला अनुकूल। ठीक है, हिंदी में इसको अनुकूल बोलते हैं। लेकिन फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्त, यानी दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज, है ना। इसके कहने का मतलब है कि कह रहा है कि ये जो इतने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से, ठीक है, किसका अर्थ जो है वो जनरेट के, है ना, जनरेट के समान होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनका अर्थ जनरेट के समान होगा। अच्छा, जनरेट क्या होता है? एक तरह का उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, किसी चीज़ से उत्पन्न करना, जनरेट कर देना, यही कहलाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस और जनरेट दोनों का अर्थ क्या होता है? एक तरह का समान होता है। ठीक है, तो इस तरह का आप उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, ठीक है,
ध्यान से समझना है, सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और हाँ, आप लोगों का जल्दी देखिएगा पूरे यूट्यूब पे, जब आप कभी भी सर्च करोगे तो आप लोगों को एक चीज़ कमी महसूस होगी, इंग्लिश जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। और हमसे जो हो पाता है, पता नहीं हम ठीक से आप लोगों को पढ़ा पा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो तो आप लोग कॉमेंट में बताओगे, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर ना ही देखिए, ना ही मैं बेसिक टीचर हूँ, ठीक है। बस मैं आप लोगों के दोस्त हूँ, भाई हूँ, जो समझो। बस आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ यूट्यूब पे। एंड हमसे जो बन पा रहा है मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है मैं इंग्लिश में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, ठीक है। लेकिन हम हो सकता है कि आप लोग आप में से कुछ ऐसे लगभग 100 में 2-3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश में योद्धा होंगे, ठीक है। तो भाई हमारा उतना इंग्लिश बैकग्राउंड तो है नहीं, तो मैं इसलिए जो भी हो पाता है मैं आप लोगों को बता पाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अगर बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी रहूँगा हमेशा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। इसका मतलब होता है संक्षेपण, है ना। इसका क्या अर्थ होता है? संक्षेपण। इसका मतलब होता है संक्षेपण का जो यूज होता है वो फेयरली यूज कहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो फेयरली यूज होता है वो नोट मेकिंग में होता है, जहाँ पे हम लोग नोट लिखते हैं ना, तो नोट मेकिंग में इसका फेयरली यूज होता है, ठीक है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंस, ठीक है। समरी ऑफ पैसेज क्या मतलब हो गया इसका? तो समरी ऑफ पैसेज का जो मतलब हो गया कि जो समरी होता है, मान लीजिए कोई पैसेज है, तो समरी, समरी का मतलब होता है उसका जो छोटा सा सारांश। मान लीजिए कि एक पन्ना का पैसेज है, हम क्या करें उसको 4 लाइन में डिफाइंड कर दिए, उसको समरी कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक है। तो वो जो होता है वो क्या होता है ये आपको बतानी है। मेन आइडिया होता है, ग्लोसरी होता है, वर्ड मीनिंग्स होता है, या फिर फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेन आइडिया होता है, ठीक है। क्या होता है? मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्य विचार, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर, ठीक है। मतलब फॉर्मल का मतलब क्या था? औपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे आप संबोधित करेंगे। मतलब फॉर्मल, देखिए फॉर्मल हो गया ना, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल वो होता है जो ऑफिशियल होता है, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है? जो अनऑफिशियल होता है। बात समझ में आई? तो फॉर्मल में आप जैसे कि सर मैडम ये लोग को आप लिखोगे, इनफॉर्मल में आप दोस्त को लिखोगे, भाई को लिखोगे, पापा को लिखोगे, मम्मी को लिखोगे पत्र। तो फॉर्मल लेटर का जो होता है उसको आप कैसे लिखोगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे डियर सर या फिर मैडम। कि ऑफिशियल जितना भी लेटर होता है आप उसको सर या मैडम से ही संबोधित करोगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? आई अगले सवाल पे आते हैं। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है संपादक को पत्र निम्नलिखित में से लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर क्लब में। देखिए जो संपादक होता है ना, जो वो न्यूज़पेपर में होता है। किस में होता है? न्यूज़पेपर में होता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि वाट वुड वाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। एक बार मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा था इंग्लिश, तो इसी तरीक़े से जैसे कि शुड है ना, तो वुड निकल गया, तो फिर उसको मैं दोबारा दुरुस्त कर लिया करता था। एक बच्चे ने कमेंट किया कि पढ़ाने नहीं आता है तो मत पढ़ाया करो, ठीक है। तो मैंने उसकी बातों को बुरा नहीं माना, ठीक है। मैंने उसकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। और फिर मैं जैसे भी पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाता गया। लास्ट में रिजल्ट ये निकल कर आया कि मैंने जितना भी बताया था ना 10th में, बहुत सा हेल्प हुआ, बहुत बच्चों का हेल्प हुआ। जो बच्चे जीरो थे ना, जीरो, वो पास कर गए भाई, ठीक है। इंग्लिश में पास कर गए, तो वो तो मुझे भाई क्या बोलते हैं, दुआ ही देंगे, उसके माता पिता मुझे आशीर्वाद ही देंगे, ठीक है। तो मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। इसी तरह लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनसे आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, आगे बढ़ते चलना है, अपने कर्म को करते रहिए, ठीक है। और फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो, ठीक है भाई। कह रहा आपसे वाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। कहने का इसका तात्पर्य है कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है उनमें आप क्या शामिल नहीं करना चाहिए, है ना।
क्या नहीं करा, पर्सनल कमेंट हो गया, डाटा कलेक्टेड हो गया, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो यहाँ पर हम जो है पर्सनल कमेंट्स आप क्यों शामिल करोगे भाई? रिपोर्ट आप दे रहे हो, किसी को रिपोर्ट पेश कर रहे हो, मान लें कि आप अपने सर को, मैडम को रिपोर्ट दे रहे हो, तो अपना पर्सनल कमेंट उसमें क्यों दोगे भाई? क्या ज़रूरत है देने का? ठीक है, तो वह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा जा रहा है आपसे कि बताइए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। जो रिपोर्ट का लेखन, जो घटना होता है, वो हमेशा किया जाता है कौन से स्वरूप में? प्रेजेंट वर्तमान स्वरूप में, सिंपल फ्यूचर स्वरूप में, सरल भविष्य के रूप में, या फिर इमीडिएटली पास्ट फॉर्म में, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, है ना। तो इन ए रिपोर्ट आप कोई भी चीज़ रिपोर्ट जब देते हो ना, जैसे कैसे हुआ, मान के चलो कि आपके टीचर आए आपके क्लासरूम में ना, जैसे कि आप लोग 4-5 लड़के मिल करके मारपीट कर लिया, ठीक है, पंखा वंखा तोड़ दिया, ब्रेंच व्रेंच तोड़ दिया। अब टीचर आएंगे वहाँ पे, टीचर आके क्या बोलेंगे क्लास टीचर को, मुझे जल्दी से रिपोर्ट चाहिए कि किसने इसको तोड़ा है। तो अभी तुरंत वो घटना घटी है ना, पास्ट में घटी है तुरंत, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में कोई भी रिपोर्ट आपको दिया जाता है तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में वो होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। ठीक है, मतलब किसी लेख का जो पहला पैराग्राफ होता है किस बारे में होना चाहिए, है ना। अब कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उसका जो पहला जो होता है ना आर्टिकल, वो किस बारे में होना चाहिए वो आपको बतानी है। चलिए ऑप्शंस के अनुसार आंसर करेंगे हम लोग। ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, यानी विषय का संक्षिप्त परिचय। आप किस विषय पर लिख रहे हो उसका संक्षिप्त में एक परिचय दे दीजिए। ठीक है, अगर आप शिक्षक दिवस पे पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे 2-3 लाइन शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी दे देना है। ऊपर में है कि हम जो लिखने जा रहे हैं वो शिक्षक दिवस के ऊपर ही लिखने जा रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूशंस इन आर्ट, क्या है, इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेख आप जब लिखते हो उसमें जो निष्कर्ष, ठीक है, ये कंक्लूज़न होगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग कंक्लूज़न पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूज़न इन आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पर जो कंक्लूज़न आप निकालोगे, ठीक है, लेखन से राइटिंग से निष्कर्ष जो आप निकालोगे वो क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? सजेशन होता है, रेमेडियल मेजर्स होता है, ऑर्डर होता है, या फिर दोनों होता है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ए और बी होगा। ठीक है, सजेशन होता है, आप सजेस्ट करते हो, रेमेडियल मेजर्स होता है, ठीक है, नतीजे होते हैं उसका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे देखिए बोला गया है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस, आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन। यानी आपको करना क्या है, इसको ना सही तरीका से एक वाक्य बना करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में आएंगे। क्या होगा बाबू? आएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर ना हम आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा सीखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए कभी भी आप जब है ना, कभी भी देखिएगा जो मेन कैरेक्टर होता है, इसका मेन कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर दिया है यहाँ पे दिया है आपका शेक्सपियर। क्या दिया है? शेक्सपियर, है ना। तो देखिए शेक्सपियर के आगे आप दा क्यों लगाए हैं? ठीक है, तो दा यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, है ना, ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड, इस तरह से होगा। ग्रेटेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसके आगे दा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई देखो यहाँ पर देखोगे ड्रामेटिस्ट ग्रेटेस्ट द इज, देखिए द इज लग गया, इज तो पहले आना चाहिए, यहाँ पहले गलत हो गया।
इन द वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट द ड्रामेटिस्ट इज। अब देखिए यहाँ पे इज जो है आपका 2 बार इस्तेमाल कर लिया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पर एक ही बार इस्तेमाल करना था, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। द शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये इसके आगे दा लगा दिया, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ना ऑप्शन के साथ खेला कीजिए आप लोग, ठीक है। जब ना समझ में आए ना, टाइम तो आप लोग के पास बहुत रहता है, ऐसे तो खेलते ही हो, ऑप्शन के साथ भी कभी कभी खेल लिया करो। ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, देखिए सिंपल सी बात है, ठेठ भाषा में जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना और हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो हम लोग जो है इसी तरीके से पढ़ते थे, ठीक है, कि ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर होगा या फिर वेयर होगा या फिर इज होगा या फिर हैज़ होगा, इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो, बहुत ही सिंपल है, इज या फिर आर। हमने चलिए हम आपको आप मदद करते हैं, इसमें वेयर भराएगा नहीं, हैज़ भराएगा नहीं, या तो आर भराएगा या तो इज भराएगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि 16 में आप लोग क्या भर रहे हो, ठीक है। एकदम सिंपल है भाई, अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हो तो आप 11th में इंग्लिश लिए हो, इसका फिर कोई मायने ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। आई फील व्हेन आई डैश द रोड, ठीक है। इसका यहाँ पे आप लोगों को फिल करना हो जाएगा वाज क्रॉसिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर भर लेना है। यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश, यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश, ठीक है। क्या हो सकता है भाई इसमें, तो इसमें जो हम लोग भरेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर मे, यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश, ठीक है। और डैश यू स्विम, डैश यू स्विम, ठीक है। तुम तैरते हो, क्या तुम तैरते हो, या फिर तुम तैर सकते हो, इस तरह से भी हम लोग से तैर सकते, क्या तुम तैर सकते हो, ठीक है। तो कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे कह रहा है कि द बिग गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू, ठीक है। द बिग गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू, ठीक है। इसके कहने का तात्पर्य है कि कविता, एक कविता है आपका ए फोटोग्राफ, ठीक है, एक कविता है, उसमें जो बड़ी लड़की बिग गर्ल से आपका क्या तात्पर्य है, क्या कहना है, कौन है उसमें, पोएट को बोला गया है, पोएट्स मदर है, कौन है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो पोएट्स की मदर है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने 20 सवाल को डिस्कस कर पाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो। अब इसका दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। यदि कोई भी ऐसा छात्र या फिर छात्रा है जो इस वीडियोस के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को इस वीडियोस के द्वारा सपोर्ट किया है, यानी कि सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, यदि आपका नाम रवि है और आप दुमका से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे दुमका लिखिएगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।